गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आपको जैसे पता होगा कि ज्योग्राफी की क्लास है आज, ठीक है ना। और अगर सिलेबस आपने देखा होगा तो सिलेबस में एक बात आपने देखा होगा कि सिलेबस खोला नहीं गया है। सिलेबस में केवल लिखा है भूगोल, ठीक है ना। और जहाँ कहीं भी इस तरह के सिलेबस होते हैं वो सबसे कठिन काम होता है कि भूगोल में क्या पूछेंगे, कहाँ तक पूछेंगे, क्या दायरा जाएगा, ठीक है। और भूगोल में देखो, आप अगर वैसे क्लासिफाई करो तो आपको एक विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, मध्य प्रदेश का भूगोल भी है, ठीक है। और इसमें कुछ दिया तो नहीं है कि कहाँ सवाल पूछेंगे, विश्व के भूगोल से पूछेंगे, भारत के भूगोल से पूछेंगे या मध्य प्रदेश के भूगोल से पूछेंगे। लेकिन लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम एमपी के एग्जाम का पैटर्न देखें, ठीक है ना, जैसे एमपीपीएससी है, ठीक है ना, तो एमपीपीएससी के नए सिलेबस में विश्व का भूगोल नहीं है। कहाँ से है? भारत का भूगोल है, ठीक है। तो हम लोग भी क्या, और एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश का भूगोल है, अभी यहाँ पे ओपन नहीं किया गया। तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि इसका नोटिफिकेशन ना आ जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो कुछ भी होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी घटाएं बढ़ाएं, भारत का भूगोल आपके सिलेबस पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है अगर एमपीपीएससी को हम एक पैटर्न मान के चले तो विश्व का भूगोल हो सकता है कि आपके सिलेबस पे ना हो, लेकिन हर कीमत पर क्या होगा, भारत का भूगोल रहेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का चूंकि एग्जाम है तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी होना चाहिए, लेकिन अभी अभी के लिए हम मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का भूगोल भी नहीं है। तो इन तीनों में कोई चीज जो हर कीमत पर रहेगी वो कौन सा है? भारत का भूगोल। तो हम लोग अपनी क्लास कहाँ स्टार्ट कर लेते हैं? भारत के भूगोल से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, एक काम ये करेंगे कि जब सिलेबस इसका आ जाएगा, ठीक है ना, तो देखेंगे जो जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले भारत का भूगोल बढ़िया से खत्म करते हैं, और उसके बाद जब सिलेबस अपना ओपन हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे चीज़ें छूटी रहेंगी वो आपको बढ़िया से करा देंगे। तो पहली चीज़ हम लोग आज शुरू क्या करेंगे? भारत का भूगोल, ठीक है। देखो बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिए, एसआई की जो तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आपका जो मुकाबला होगा, जो कंपटीशन होगा, वो एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों से नहीं है, वो आपका है पीएससी और यूपीएससी के बच्चे भी एसआई का एग्जाम देते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि तमाम एग्जाम में एसआई एक ऐसा एग्जाम है जो आपको प्रशासनिक सेवा देने की योग्यता रखता है। मतलब इसमें प्रशासनिक एक तरह से आप कह सकते हैं प्रशासनिक पद है, ठीक है ना। तो जितने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे यूपीएससी के बच्चे भी देते हैं, और एमपीपीएससी का हर वो बच्चा जो एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब जिसकी लंबाई है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो इसमें अपीयर हो सकता, लगभग हर बच्चा देगा ही देगा एग्जाम। तो आप ये मत समझो कि आपकी तैयारी केवल एसआई की तरह हो, आपको सामना करना है आप पीएससी के बच्चों से, तो अपनी तैयारी का स्तर ऊंचा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, आप ऊंचा रखने का कतई मतलब नहीं है, बस इतना है कि जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएं आप उन्हें क्या करें, सॉल्व कर ले आसानी से, ठीक है। बस इतना ही करना है, तो वो भी सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपको किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, आप इतना तो विश्वास रखो आप कि भूगोल में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हर कीमत पर सिलेबस में जो भी दिया रहेगा और जो पढ़ेंगे आपको 100% क्वेश्चन हो जाने का भरोसा मैं देता हूं आपको, ठीक है। तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा एकदम सरफेस से नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा थोड़ा सा अंदर जाकर के पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अंदर जाके पढ़ने से आपको सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो क्या होगा कि आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि चीज़ें क्या रहेंगी, कंठस्थ रहेंगी, ठीक है। तो देखो, आप पढ़ाऊंगा मैं, कंठस्थ भी कराऊंगा, और असाइनमेंट दे करके आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा। और असाइनमेंट पे हम लोग क्या रखेंगे, जो एमपीपीएससी और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ें आपको याद है,
ठीक है, तो आपको आसानी से कम भूगोल विषय का जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल। क्योंकि सिलेबस में चाहे जो भी गुणागणित इधर उधर काट छांट हो जाए, ऐड हो जाए, हर कीमत पर क्या रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, किसी चीज को अच्छे तरीके से करने का मतलब ये होता है कि इस तरह से आप अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को पढ़ें कि अधिकांश चीजें आपको क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाए। और तरीका क्या होता है, एक तरीका है कि आपको बुलाऊं और फटफट फटफट तथ्य बोलूं, आप रख लीजिए, ये जिंदगी में आप इसे याद नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, लाइफ में कभी भी अगर 500 तथ्य लिखवा दिया, 500 तथ्य में अगर सारे क्वेश्चन इसी तथ्य से मिल जाएंगे तब भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना याद कर पाना संभव ही नहीं है ना। और तथ्य जैसे लिखवाएंगे एग्जैक्ट उसी तरह से सवाल पूछा जाएगा तभी आप कर पाओगे। अगर सवाल थोड़ा सा घूम गया, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जहां पे आवश्यकता होगी मैप डायग्राम, ठीक है, मैप बना करके, डायग्राम बना करके बढ़िया से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, वो मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप पढ़ेंगे तो अभी आपको देखोगे भी, तो जहां पे आवश्यकता तो बहुत सारा मैप हम लोग क्या है बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारा मैप बनाएंगे, बहुत सारा डायग्राम बनाएंगे। और आप देखोगे कि मैप डायग्राम के द्वारा जो पढ़ रहे हो आप, आपसे क्लास में ही, ठीक है ना, अगर 30 नदी मैप में बनेगा तो 30 नदी आपके मुंह से इसी क्लास में बुलवा दूंगा मैं, ताकि आपको लगे कि हाँ आपको चीजें याद हो रही हैं, कंठस्थ हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, तो एक चीज के लिए तैयार रहिएगा कि बहुत सारा मैप डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है ना, आपको ये नहीं है कि अच्छा मैं नहीं बनाऊंगा काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सीधा बनाओ, टेढ़ा बनाओ, कुछ एफर्ट करो आप, अभी चीजें बन जाएंगी और बढ़िया से काम हो जाएगा। अच्छे से एग्जाम दो आप, अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करो आप। तो देखो आप, एमपीपीएससी के साथ एक बात है कि हर साल लगभग एग्जाम देने का मौका मिलता है, लेकिन एसआई का एग्जाम इस बार देंगे और अगली बार पता नहीं। आप एसआई का एग्जाम, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको एसआई के एग्जाम की तैयारी इंतजार करते 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 ओवर एज हो गए। ठीक है ना, तो आवश्यक नहीं है कि अगला एसआई का एग्जाम भी आप दे पाए। तो इसलिए एक मौका आया है, अच्छी खासी सीटें भी हैं, लगभग 500 के आसपास सीटें आएंगी या कुछ इससे ज़्यादा इसके आसपास रहेंगे। जो बच्चा थोड़ा भी सीरियस रहेगा, ठीक है, वो बच्चा हर कीमत पर क्या है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा। तो अपने विषय में आपको मैं भरोसा देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10% क्वेश्चन करके आएंगे। अगर क्लास में ध्यान से बैठे हुए हैं आप, तो केवल बैठना है। हमारा विषय घर पे कभी रिवाइज मत करना आप, मेरा विषय भूगोल, कभी आपको घर पे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बस कौन सा समय हमें चाहिए, जो समय आप क्लास में बैठे हो, जब आ जाते हो आप, ठीक है, और वो समय जब आप घर जाते हैं, रास्ते में रहते हैं, जब आप संस्थान आते हैं, और अगर घर पे कुछ देना है तो अपना मूल समय मत देना आप मुझे। कौन सा समय देना, जब आप लंच कर रहे हो, जब आप डिनर कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तो बस मेरा कॉपी सामने खोल करके बैठ करके नाश्ता कर लेना, लंच करना। अपनी मूल समय है वो आप अन्य जगह जहाँ पे आवश्यकता वहाँ पे देते रहिए। भूगोल का मैं आपको गारंटी लेता हूँ 100% क्वेश्चन करवा दूंगा आपका, वो भी बिना आपके कोर टाइम को लिए हुए। ठीक है ना, तो पहला काम ये करते हैं कि थोड़ा एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल में क्या हम लोग पढ़ेंगे। कभी भी सेल्फ स्टडी करो आप, तब भी किसी संस्थान में पढ़ो तब भी। संस्थान में तो जब आ जाते हैं तो आपको टीचर के हिसाब से पढ़ना होता है, जब आप खुद पढ़ते हैं तो आप अपनी प्लानिंग बनाते हैं। देखो आप, कोई टीचर भी अगर आपको पढ़ाए, तो मान लीजिए अगर मैं अभी हेडिंग डाल दूं संसाधन पढ़िए,
आपको लाइफ में कभी संसाधन नहीं पढ़ पाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो कुछ टॉपिक का सीक्वेंस होता है, ठीक है, उस सीक्वेंस के हिसाब से आप पढ़ते हैं ना, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो आपको आसानी से चीजें क्या हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है। तो अगर भारत के भूगोल में आप पढ़ें तो एक टर्म आता है, एक टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है ना, भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन से अर्थ क्या है कि जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें दिखती हैं वो सारी क्या है, भौतिक विभाजन। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि आप ये बताइए इस मार्कर की आयु कितनी है, क्या आप देख के बता पाएंगे? नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप क्या बता पाएंगे कि ये लंबा है, गोल सा है, ऊपर का भाग नुकीला है, ठीक है ना। यही ये जो ऊपर का भाग है, नुकीला है, लंबा है, गोल सा है, ये क्या है, भौतिक स्वरूप है, ठीक है। कब का बना हुआ है? नहीं। किसने बनाया हुआ है? नहीं। ये भौतिक विभाजन नहीं है, ये भौतिक स्वरूप नहीं है। तो अगर पृथ्वी पर आप देखते हैं, भारत में देखते हैं, तो क्या चीज दिखती है आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि भौतिक विभाजन में पढ़ाने जा रहा हूं तो क्या चीज दिख रहा है आपको? पर्वत दिख रहा है, पठार दिख रहा है, मैदान दिख रहा है, घाटियां दिख रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है जब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। हाँ, जो चट्टान है कब की बनी है वो नहीं पता चल रहा, वो भौतिक विभाजन है भी नहीं। आपको क्या दिख रहा है कि पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, घाटी, ये क्या है, दिख रही है। इसी को क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन। सबसे पहले अगर भौतिक विभाजन पढ़ लोगे तो आप ये समझ लीजिए 40% काम आपने कर लिया। लेकिन कैसे पढ़ना है, बढ़िया रेफरेंस संदर्भ के साथ पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। तो इस सिलेबस में आ गया पहला। चूंकि भारत का पढ़ रहे हैं तो बार बार भारत का नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं भौतिक विभाजन। एक बार क्लियर रहेगा क्या क्या पढ़ना है तो आसानी से हम लोग क्या है अपना टॉपिक खत्म कर लेंगे। देखो इसी को मध्य प्रदेश में भौतिक शब्द जनरली यूज नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो शब्द यूज होता है ना वो भू आकृतिक। भू मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। भू का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। आकृति का मतलब क्या हो गया, कैसी आकृति है। पठार जैसी आकृति है, पठार पर्वत जैसी आकृति की, मैदान जैसी आकृति, घाटियां हैं। तो या तो भू आकृतिक विभाजन कह लो, या आप कह लें इसे भौतिक विभाजन, या आप इसे बोले भौगोलिक विभाजन, एक ही चीज है। तो भारत का भौतिक, भू आकृतिक या भौगोलिक विभाजन, इसके लिए सबसे पॉपुलर शब्द कौन सा है, भौतिक। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, अभी जब अंदर पढ़ेंगे तो भूआकृतिक शब्द भी लिखवा दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि ये भी एक ही चीज है। ये टॉपिक हो गया, पढ़ लिया। कोई एक टॉपिक आप बताओ जो पढ़ना चाहिए, कोई एक टॉपिक बताओ आप। नदियां, बिल्कुल नदियां पढ़ेंगे, लेकिन नदी से पहले ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन। उसके बाद भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। अभी मैं समझाऊंगा आगे कि मानसूनी क्या होती है। तो अगला टॉपिक पकड़ेंगे भारत का मानसून, ठीक है। या इससे आप क्या बोल देंगे, भारत की जलवायु। चूंकि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, तो इसको मानसून शब्द भी बोला जाता है और जलवायु बोला। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मानसून। तो भारत का मानसून। तो दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक बिल्कुल सही आपने बताया, क्या पढ़ना चाहिए, नदी। तीसरा टॉपिक नदी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग अगर भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं तो नदी और भौतिक विभाजन ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मानसून चूंकि हमारे आपके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, हमारी फसलों को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे आवास को प्रभावित करता है, कई सारी चीजों को प्रभावित करता है। तो मानसून भी क्या है, बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत संभावना होती है कि इनमें क्वेश्चन क्या है, बनते हैं। नदी को हम सामान्य भाषा में नदी बोलते हैं, भूगोल में नदी के लिए अन्य शब्द है। कोई बताएगा आप में से, भूगोल को कहा क्या जाता है, भूगोल में नदी को कहा क्या जाता है, क्या कह के पढ़ते हैं, कोई बताए, आप बताओ। सुना होगा, इसको एडजेक्टिव बोला जाता है अपवाह।
क्या बोलते हैं? अपवाह। अपवाह या नदी एक ही चीज है, ठीक है ना। इंग्लिश में रिवर और इसको कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, एक टॉपिक कोई और बताओ आप लोग, क्या पढ़ेंगे? सॉइल, वेरी गुड। मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एक हो गया मृदा या मिट्टी। मृदा। और कोई टॉपिक बताओ? वन। एग्रीकल्चर अभी नहीं, क्या पढ़ेंगे? वन। वन को भूगोल में वन नहीं कहा जाता है, जंगल नहीं कहते हैं, क्या कहा जाता है? इधर से बताओ आप, मालूम है? दिमाग में जोर नहीं डालते हो आप लोग, आप बताओ। देखो आप एक क्लास ध्यान रखेगा, मैं बच्चों से बहुत सवाल पूछता हूं, बहुत पूछता हूं, तो आपको यूं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। हर बात के लिए आपसे क्या है, बुलवाऊंगा मैं, ठीक है ना। आप पीछे तो बेटा, ठीक है, आप ही, हाँ हाँ, पीछे वनस्पति, थोड़ा सा और जोड़ो, आधा है, नहीं, प्राकृतिक वनस्पति। नाम सुना है ना आपने, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक हो गया। देखो आप, इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अब अगर संसाधन पढ़ेंगे ना, खूब समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लोहा मिल जाएगा, कहीं से हीरा मिल जाएगा, या कहीं से कोयला मिल जाएगा, कहीं से तेल मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। निश्चित जगह पर ये चीजें होती हैं, और किस जगह पे होंगी ये कैसे पता चलेगा, कोई बताए आप में से? कहाँ पे लोहा होगा, कहाँ पे हीरा होगा, कहाँ पे तेल होगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हैं? यंत्र, यंत्र से करेंगे क्या आप? नहीं। सबसे पहले किसी स्थान पर अगर आपको संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है ना, तो आपको सबसे पहले उस स्थान का जो मूल चट्टान है, ठीक है ना, कहीं बाहर से ना आया हो, क्योंकि बाहर से आया होगा तो कहाँ को रिफ्लेक्ट करेगा, जहां से आया वहां को बताएगा। मूल चट्टान को लेकर के उसकी आयु निकाली जाती है, एज निकाला जाता है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे किस तरह का संसाधन, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, संसाधन आपके लिए क्या हो जाएगा, बच्चे जैसा हो जाएगा। आप तुरंत बताएंगे यहाँ पे लोहा मिलेगा, यहाँ पे हीरा मिलेगा, यहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा, यहाँ कोयला मिलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को, जहां पे चट्टानों की आयु समझते हैं, इस टॉपिक को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल। उसको बोलते हैं भूवैज्ञानिक संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो उसके बाद क्या, जैसे आपने ऐसे पढ़ा हुआ ना, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, नाम सुना है ना, ये क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसको पढ़ लेंगे, संसाधन आपके लिए क्या, बच्चे जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो संसाधन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है ना। अब हम तैयार क्या है पढ़ने के लिए, संसाधन। अब हम तैयार क्या है, संसाधन। अगर मान लो संसाधन शब्द को थोड़ा सा विशिष्ट अच्छी अध्ययन का मतलब क्या है, खूब बढ़िया चीजों को क्या करते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। संविधान जो आपने पढ़ा हुआ है या कोई किताब पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। कैसे वर्गीकरण कर लिया, एक भारत और उसके राज्य हो गया, एक वर्गीकरण क्या कर दिया, नागरिकता हो गया, एक वर्गीकरण क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया, एक क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। आप समझ रहे हैं ना। जरा सोचिए, नागरिकता में एक मूल अधिकार होता, एक नीति निर्देशक तत्व होता, एक राष्ट्रपति के बारे में होता, तो क्या ये चीजें ठीक होती? नहीं। तो एक्चुअल में विशिष्ट अध्ययन का, वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब कितना बढ़िया क्लासिफाई कर लेते हैं। अब आप ये बताओ, संसाधन बड़ा टॉपिक है ना, अगर संसाधन को हम क्लासिफाई करें तो कितने वर्गों में कर सकते हैं? वर्ग मैं बता दे रहा हूं, आप बताना क्या हो सकता है। 2 वर्गों में,
दो वर्गों में करेंगे, क्या क्या हो सकता वर्ग? एक हो गया, सारा प्राकृतिक ही पढ़ना है, मानवीय संसाधन नहीं पढ़ना है, सारा प्राकृतिक पढ़ना। प्राकृतिक कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। तो देखो आप, एक हो गया संसाधन, संसाधन कितने प्रकार बांटेंगे हम लोग? दो प्रकार। देखो आप, एक हो गया ऊर्जा संसाधन और एक हो गया खनिज संसाधन, ठीक है ना? एक हो गया ऊर्जा संसाधन और एक हो गया खनिज। हालांकि ऊर्जा संसाधन भी क्या है? एक तरह के खनिज ही है, लेकिन इनको क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। एक हो गया ऊर्जा संसाधन और एक हो गया खनिज संसाधन। तो ये कितने भागों में बट गया? दो। एक हो गया ऊर्जा संसाधन और एक हो गया खनिज। ऊर्जा संसाधन को भी, जितने हमारे पास ऊर्जा संसाधन है, कितने भागों में बटा हुआ? दो। अब बताओ कितने भागों में हो सकता है? कौन कौन सा होगा? दो भागों में है। बता सकते हो? बिल्कुल बताना भी चाहिए। एक सौर ऊर्जा और एक, आप इसको बढ़िया से बताओ पीछे जो बता, आप अच्छे से। क्यों हर बात के लिए ना क्यों बोलते हो आप? हर बात के लिए ना, पीछे बताओ आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही एक। हाँ, सारे ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के हैं? एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक है गैर परंपरागत। गैर, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय, ठीक है ना? तो परंपरागत में क्या हो गया? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या हो गया? परंपरा से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर परंपरागत क्या हो गया? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूवैज्ञानिक ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, ये सब क्या है? गैर परंपरागत। आपके प्रारंभिक परीक्षा में नहीं, मुख्य परीक्षा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत करके टॉपिक भी दिया हुआ है। तो ऊर्जा पढ़ेंगे तो साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे? इसी तरह पढ़ेंगे, एक परंपरागत और एक क्या पढ़ेंगे? गैर परंपरागत। तो ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का हो गया? दो। एक हो गया परंपरागत, इसी को अनवीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। और एक हो गया गैर परंपरागत, इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। खनिज संसाधन भी दो प्रकार का होता है। एकदम पीछे बताओ आप, हमारे क्लास की एक ही बालिका, आप बताओ। खनिज संसाधन भी दो प्रकार का, ऐसे क्लासिफाई करो आप। देखो आप, एसआई की तैयारी है, आवाज इतनी कड़क होनी चाहिए कि रोड तक जाए, ठीक है ना? ऐसा ना बोलो कि आप बोलो और आप ही सुन लो, कम से कम मुझ तक तो आवाज आए। बताओ। प्राकृतिक नहीं, बगल में इधर बच्चे, इधर मेरी तरफ देखो, इधर 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 मेरी तरफ देखा करो। आप बताओ, क्लासिफाई करो आप। इधर आप लास्ट में क्लासिफाई करो। हाँ आप बताओ। माइक्रो, माइक्रो नहीं। देखो आप, माइक्रो मैक्रो भूगोल का विषय नहीं है। हाँ आप बताओ। जीवाश्म तो उसी को कहते हैं, ऊर्जा संसाधन को जीवाश्म संसाधन कहते हैं। नहीं, जितने संसाधन है, खनिज संसाधन दो प्रकार के हैं, एक है धात्विक और एक है अधात्विक। धात्विक जैसे क्या हो गया? जिसमें धातु होता, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज क्या हो गया? चूना पत्थर हो गया, बालू का पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, शेल हो गया, संगमरमर हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक। तो हमें क्या पढ़ना है? जो आप बता रहे हो गलत नहीं है, लेकिन अलग अलग विषय की अलग अलग डिमांड होती है। हमारी डिमांड क्या है? धात्विक और अधात्विक। तो खनिज संसाधन हम कितने भागों में बांट लेंगे? दो भागों में। एक हो गया धात्विक और एक हो गया
हमारे पास नहीं। अगर ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ना तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, कोई बताए? एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस, लौह और अलौह। लेकिन हमारे पास भूगोल में आवश्यकता नहीं है। भूगोल में कितनी आवश्यकता है? यही है, ठीक है ना। अब देखो आप, अब समय आ गया है, अब सारे स्ट्रक्चर समझ गए आप। अब आपको क्या समझना है? एग्रीकल्चर। क्या समझना है? एग्रीकल्चर मतलब कृषि। महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश भूगोल के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के भूगोल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक बचा रह गया? जब आप देखो संसाधन भी पढ़ लिए, एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, तो बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कहीं से कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? खनिज से, संसाधनों से लेते हैं। बहुत सारा कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर से। जैसे मान लीजिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो कच्चा माल कहाँ से लेगा? खनिजों से लेगा। सूती वस्त्र उद्योग है, कच्चा माल कहाँ से लेगा? एग्रीकल्चर से, कपास से लेगा। तो अब समय आ गया हम क्या पढ़ें? उद्योग पढ़ें। उद्योग पढ़ें। और एक टॉपिक जितना कुछ बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए भारत की प्रमुख जनजातियां कौन सी है, भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, इन सबको मिला करके हम क्या बोल देते हैं? अन्य। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक हम कर लेंगे अन्य, अदर्स। तो इसमें सारी बाकी चीजें क्या है? पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, यही यही है भूगोल का कार्य क्षेत्र, भूगोल का सिलेबस। आप में से अगर किसी को लगता है कि ये वाला टॉपिक तो सर ने लिखवाया नहीं है ना, तो एक बार देख करके बताओ आप। हाँ, वो अन्य अन्य है। परिवहन भी है, परिवहन भी है, जनजातियां है, जनसंख्या भी है। ठीक है, जनसंख्या एक्चुअल में एक होता भौतिक भूगोल, एक होता मानव भूगोल, है ना। तो हम लोग अभी भौतिक भूगोल के बारे में है। ठीक है, हाँ, जनसंख्या भूगोल हो गया, उसको मानव भूगोल में रख लीजिए। परिवहन हो गया, बंदरगाह हो गया, ठीक है, जल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? अलग से कोई विषय नहीं है, ये अन्य टॉपिक है। तो अन्य में यही सारी चीजें मिल करके हम लोग पढ़ेंगे और इसी के साथ आपकी क्लास क्या हो जाएगी। सबसे अंतिम में पढ़ेंगे अन्य को और सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विभाजन को। है अक्षांश सिद्धांत बेटा क्लास है एक्चुअल में ये विश्व भूगोल का। ठीक है, जैसे ही खुलेगा आपको बता देंगे अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होगा, विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी का अक्ष क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है, भारत की समय रेखा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है, पोल क्या होते हैं, अर्थ का एक्सिस क्या है। ये सब एक टॉपिक होता है। तब आएगा जब हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, अगर सिलेबस में रहा तो। नहीं आएगा तब भी आप जानते हैं कि एक रेखा है कर्क रेखा, भारत के बीच से गुजरती है, तो इसका मतलब कर्क रेखा से सवाल पूछा जाएगा। तो कर्क रेखा जब आएगा तो मकर रेखा भी आ जाता है, विषुवत रेखा भी आ जाता है। तो अदर में करके इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, उनमें क्या हो जाएगा कि कर्क रेखा की संकल्पना क्या है, कैसे कर्क रेखा है, क्यों ड्रॉ की गई है। ठीक है, भारत के किन राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा और भारत की समय रेखा कहाँ एक दूसरे को काटते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्या है समझा दूंगा। तो उसको क्या रखेंगे? अदर में। हाँ, परिवहन बोला आपने, परिवहन भी क्या है? अन्य में है। जैसे मैंने बोला ना बंदरगाह, तो बंदरगाह में परिवहन में क्या था? एक सड़क परिवहन है, एक है जल परिवहन। वो सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? अन्य में आ जाएंगी, तो उसको अन्य में रखते हैं। ठीक है, और कोई बताओ है? हाँ, नदी मैंने बता, नदी हो गया, प्रमुख नदी परियोजनाएं हो गई, वो सारा कुछ वो पढ़ाएंगे आपको। भारत का भी पढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश का भी। लगभग 40-45 मध्य प्रदेश की पढ़ाएंगे आपको, और क्लास में ही आपको याद भी कराएंगे। घर पे नहीं छोड़ेंगे कि घर पे बेटा याद करके आना। यहीं पे जितना पढ़ाएंगे यहीं पे आपको क्या कर देंगे? याद करा देंगे, आपके मुंह से बुलवा देंगे। आप जब बोलोगे ना कि अवंतिबाई सागर परियोजना, आपको अपने मस्तिष्क में दिखेगा भी, यहाँ पे है। तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना दिखेगा आपको। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना, माहेश्वर परियोजना, ये सारी चीजें क्या आपको दिखेंगी। ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है। हमें क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? भौतिक विभाजन।
अंतिम टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? अन्य। ठीक है ना। अब देखो भौतिक विभाजन में क्या पढ़ना है कि भारत में कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है। ठीक है। अब देखिए ये पहली क्लास है, ठीक है ना। आप भी मुझे नहीं जानते हो, आप, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? एलियन है एक तरह से। ठीक है। आपने भी देखा कि पता नहीं कौन से ग्रह से सर आ गए, मुझे भी कुछ ऐसा ही भाव है कि पता नहीं किस ग्रह से आप आ गए हैं। ये एलियन वाला माहौल कब खत्म होगा? मैं भी थोड़ा आपके बारे में जान जाऊं, थोड़ा आप भी मेरे बारे में जान जाए। ठीक है। मैं तो चूंकि बोल रहा हूं तो आदमी जब बोलता रहता तो उसका परिचय लगभग मिल जाता है वो क्या है। ठीक है। आप चूंकि खामोश बैठे हैं इसलिए मुझे आपके बारे में पता नहीं चल पा रहा कि आप कौन से लोग हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो एक बार मुझे भी पता चल जाए, है ना। और एक बार ये भी पता चल जाए कि आपका अपना बेसिक नॉलेज कैसा है, क्योंकि अगर आपका बेसिक नॉलेज ठीक नहीं है तो आपको पढ़ने में रुचि भी नहीं आएगी। ठीक है। वो चीज़ें याद भी नहीं होंगी। तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर वो आपको क्लियर है तो आगे टॉपिक पे जाएंगे, अगर सवाल क्लियर नहीं है तो पहले उन छोटे छोटे टर्म को लिखवा देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। इनमें सबसे पहला जो बहुत बार आपने सुना भी होगा, बहुत बार बोला भी होगा, आप में से आप मुझे बताओ कि पर्वत क्या होता है, किसे पर्वत कहते हैं, पर्वत की परिभाषा क्या है? सुना तो है ना, पर्वत, माउंटेन। क्या होता है पर्वत? अब मान लीजिए मैं पर्वत पढ़ाना शुरू कर दूं, आप पर्वत ही नहीं जानते कि पर्वत क्या है तो मजा नहीं आएगा, है ना। हाँ, ऊंचे होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये ऊंचा है तो ये पर्वत है। कितना ऊंचा होना चाहिए? कितना ऊंचा होना चाहिए? 300 मीटर। आप ये कह रहे हैं कि 300 मीटर जो ऊंचा होगा वो पर्वत होगा। अब मान लीजिए 299 मीटर है तो तभी पर्वत है। अच्छा तब पहाड़ है? शीर्ष नुकीला होता है। ठीक है। अच्छा पर्वत। कोई बताएगा पठार क्या होता है? आप बताओ, नाम सुना है पठार? आप बताइए पठार क्या होता है? पर्वत भी उठा रहे हैं, पठार भी उठा रहे हैं, है? हाँ, छोटे होते हैं। बहुत अच्छा। ये बात ठीक नहीं है इतना, मतलब आधा ठीक है, आधा ठीक नहीं है। आधा तो ठीक बता दिया, आधा ठीक कर सकते हो आप, है? नहीं पता है। पता तो है, ठीक है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि आपको पता है। ये बात ध्यान रखिए। आप सबको पता है कि क्या है, ठीक है, लेकिन आपको इस बात का भरोसा नहीं कि आपको पता है। दिक्कत ये है। और एग्जाम में आप जानते हो क्या समस्या आ जाती है? जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, देखो आपके सोचने की प्रक्रिया गलत होती है तो क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है। जब कोई सवाल आपसे पूछा जाता है ना, आपसे सवाल पूछा गया, आप जानते हो क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि क्या पढ़ करके आया था या क्या पढ़ा था। सोचना ही नहीं है क्या पढ़ा था। आपको केवल ये जानना है कि इसके बारे में कितनी चीज जानते हो आप। ठीक है। तो कभी भी जब आप ये सोचे को क्या पढ़ के आया था, वो आगे आगे भागेगा और आप क्या पीछे पीछे, आप दौड़ते रहोगे, वो भाग जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा गया, आप लगे सोचने की यार पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो लगा भागने, आप पीछे पीछे। ठीक है। अंत में जो कोड करके आओगे आप, और जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलोगे तुरंत तो मिल जाएगा आपको। तो अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन ये था, मैं तो ये करके आया। अप्रोच बदलो आप। ठीक है। जिन प्रश्नों को आप गलत करते हैं वो सिर्फ इसलिए गलत करते हैं कि उसके बारे में बहुत सोचते हैं ना, कितना जानकारी आपको है उसके बारे में सोचना। अच्छा आप ये बताओ, चलिए आप बताइए, ये संरचना क्या है? पर्वत जैसी है ना, यही बताना था आपको। ठीक है। ये संरचना क्या है? पर्वत है। पर्वत पठार मैदान में दो ही चीज देखा जाता है, एक ऊपर का भाग और एक किनारे का भाग। ठीक है। एक ऊपर का भाग और एक किनारे का भाग। इसमें ऊपर का भाग कैसा है? नुकीला है, या क्या है, संकरा है, नैरो है।
और किनारे का भाग क्या है? अत्यंत तीव्र है। बस यही है परिभाषा। पर्वत उस भू आकृति, ये सब क्या है? पृथ्वी की आकृतियां हैं। पर्वत उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष नुकीला या सकरा होता है तथा जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। खत्म हो गया। कौन सी ऊंचाई नीचाई कहां से आपके दिमाग में आ गया कि हाँ इतना ऊंचा होना चाहिए, उतना ऊंचा चाहिए? पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ भाग, मालूम है कितनी तरह की संरचनाएं पृथ्वी से ऊपर उठी होती हैं? अनगिनत प्रकार की। आपने ऐसा बताया जो क्लियर ही नहीं हो रहा। आप ये बताओ, अगर किसी से जाकर के पूछो आप कि पृथ्वी से ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो क्या पर्वत बोल पाएगा वो? इसका मतलब है कि आपने गलत बताया। ठीक है ना? किसी चीज का डेफिनेशन, वो डेफिनेशन बेहतर होता है कि केवल डेफिनेशन बताओ और आदमी बता दे कि आप इसकी बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, एक मैं शब्द की डेफिनेशन बोल रहा हूं, अगर आपने पकड़ लिया कि मैं किसको बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने डेफिनेशन क्या है? सही बताया। ठीक है, यह एक रंगहीन गंधहीन तरल पदार्थ होता है। रंगहीन गंधहीन स्वादहीन तरल पदार्थ होता है और जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पानी की बात कर रहा हूं, जल की बात कर रहा हूं, है ना? क्या होता है? जल की विशेषता क्या होती है? ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है और जीवन का क्या है? अनिवार्य घटक है। इसका मतलब क्या है? मैंने सही बताया। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ ऐसा डेफिनेशन बोला होता, ठीक है, चलो एक तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, ठीक है, एक डेफिनेशन आप बताओ जल का। जो बात सुनाए तो आदमी बोले कि जल है ये। हाँ, यह हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बना है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है, जीवन का अनिवार्य घटक है। कौन आदमी क्या बोलेगा? जल बोलेगा ना। जल की परिभाषा क्या है? H2O, यही संकेत है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ठीक है, और किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है, जीवन का अनिवार्य घटक है। ये भी जल की परिभाषा है। ठीक है ना? तो इसी तरह से पर्वत क्या है? पर्वत ऐसी भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष नुकीला तथा ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। अब इसी तरह से अगर इसी बेस पर मैदान की परिभाषा बतानी हो तो क्या बताओगे आप? जिसका शीर्ष क्या होना चाहिए? सपाट होना चाहिए, समतल होना चाहिए। हो गया? नहीं, अभी तो आधी बात बताई आपने। अभी तो आधी बात बताई, आधी तो ऐड करो। है? जिस सतह, पर्वत भी पृथ्वी की सतह है, पठार भी पृथ्वी की सतह है, महाद्वीप भी पृथ्वी की सतह है, महासागर भी पृथ्वी की सतह है। आधी बात सही है ये, आधी कौन ठीक करेगा? ढाल की बात तो बोला ही नहीं आपने। जिसका ढाल अत्यंत कम होता है। मैदान उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष सपाट होता है, जिसका शीर्ष समतल होता है, जिसका शीर्ष विस्तृत होता है और जिसके ढाल अत्यंत कम होते हैं। ठीक है? पठार में पर्वत और मैदान दोनों की विशेषता पाई जाती है। पठार में पर्वत और मैदान दोनों की विशेषता है। मैदान की विशेषता क्या हो सकती है? इसमें शीर्ष क्या होगा? समतल होगा, सपाट होगा। पर्वत की विशेषता क्या होगी? ढाल अत्यंत तीव्र होगा। हो गया। तो पठार उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष समतल होता है, फ्लैट होता है और जिसका ढाल अत्यंत तीव्र होता है। मैदान उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष समतल होता है और जिसके ढाल अत्यंत कम होते हैं। हो गया? ठीक है। अब बताओ, अंदर से देखो तो आपको भी मालूम था कि ऐसे ही चीज थी। ठीक है ना? यही चीज थी। तो सही चीज को सही समय पर सही तरीके से बताना ही एग्जाम है। सही चीज को अधूरा बताना, घर जाकर के पूरा करना एग्जाम में फेल्यूर है। इंटरव्यू में गए आप, आधी चीजें बोल दी, आधी चीजें घर पे बोल रहे हो, बात क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना? तो बेसिक चीजों को तो पहले देखो आप, भारत में बहुत सारे पर्वत हैं, पठार भी बहुत है। ठीक है? पठार गिनना शुरू करोगे तो मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मध्य भारत पठार है, छोटा नागपुर पठार है, तेलंगाना का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, मेघालय का पठार है। ये सब क्या है? पठार है। ठीक है? पर्वत भी देखोगे बहुत सारे, हिमालय पर्वत है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, कई सारे पर्वत हैं, है ना? तो पहला
टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इन बेसिक टर्म का डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो लगभग 15-20 मिनट में हम लोग, जैसे वाले पर्वत है, पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, तो एक बार जान लें, उतने प्रकार के पर्वत जरूर जान लें जितने पर्वत भारत में पाए जाते हैं। वो पूछा जाता है कई बार कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, निम्न में पहचानिए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, निम्न में पहचानिए। पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है ना। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह से आपको चीजें क्या है समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग इसमें डालो आप, पर्वत। पहली हेडिंग है पर्वत। बेसिक चीजें कमजोर हैं आपकी बच्चों, बेसिक कमजोर रखे हो आप। कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके आंसर करने के तरीके से पता चल रहा है कि आपने इन चीजों को पढ़ा है लेकिन कभी आंसर नहीं किया है अपने मन में भी, ठीक है। हाँ, तो दिक्कत कहीं भी हो इसको कमजोरी मानी जाएगी। तो सही चीजों को सही संदर्भ में लिखवाना, ताकि जब भी आप बोलें तो क्या बोलें, सही तरीके से बोलें, ठीक है ना। हाँ, इसमें लिखे, पर्वत उस भू आकृति, पर्वत उस भू आकृति को कहते हैं, पर्वत उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष नुकीला अथवा संकरा होता है, जिसका शीर्ष नुकीला अथवा संकरा होता है, तथा जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं, जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को दो बृहद वर्गों में, बृहद मतलब बड़े वर्गों में, दो बृहद वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, बृहद वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कितने प्रकार के पर्वत होते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, 2। तो एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं। एक को कहते हैं मौलिक या विवर्तनिकी, इंग्लिश में से कहते हैं ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन। अब देखो आप, इन दोनों में अंतर क्या है, जितने प्रकार से पर्वत बन सकते हैं,
जितने प्रकार से पर्वत बन सकते हैं वो सभी किस में आते हैं, ओरिजिनल। जितने प्रकार से, कुल मिलाकर के 6 प्रकार से पर्वत बनते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है काम का कितना है, 3। क्यों 3 है, क्योंकि इतने तरह की संरचनाएं भारत में क्या है पाई जाती हैं, तो उतना ही पढ़ना है। अगर विश्व का भूगोल पढ़ते तब भी बाकी पर्वत को जानने की आवश्यकता क्या है, नहीं थी। ठीक है, 3 प्रकार समझिए, तो वो 3 प्रकार से पर्वत बनते हैं तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। एक हो गया बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत। एक हो गया ब्लॉक माउंटेन और एक हो गया ज्वालामुखी पर्वत। आप मुझे बताओ, मान लीजिए कोई ये कोई सतह है, ठीक है ना। ये क्या मोड़ पड़ा, मोड़ पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं, टूट गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, टूट गया। ये क्या हो गया, मोड़ पड़ गया। ठीक है ना, टूट गया नहीं, क्या हो गया, टूटे बगैर क्या हो जाए, मुड़ जाए। तो बलित पर्वत कैसा होता है, मुड़ जाए। सतह जब क्या होती है, मुड़ जाती है, तब क्या बनता है, बलित पर्वत। तो अगर मान लीजिए ये सतह कब मुड़ेगी, 2 चीजें ध्यान रखना। 2 बल मैं आपको बता रहा हूं, आप बताना किस बल में मुड़ेगा। एक बल आमने सामने काम करेगा तब मुड़ेगा, कि बल विपरीत दिशा में काम करेगा तब मुड़ेगा, आमने सामने काम करेगा, बिल्कुल। तो जहां पे भी पृथ्वी में बल क्या है, आमने सामने काम कर रहा है सतह के नीचे, वहां पे सतह क्या हो गई है, मुड़ गई है। तो क्या बना है, बलित पर्वत। हिमालय किस तरह का पर्वत है, बलित पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है, सतह के चट्टानों के मुड़ने के कारण हुआ है। ठीक है, तो आप ये बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि बल जब ऐसे ऐसे काम करेगा तो सतह में क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह के बल को भूगोल में इसके लिए नाम है एक संपीडनात्मक बल। क्या बोलते हैं, लिखना मत, अभी मैं लिखवा रहा हूं, संपीडनात्मक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो वलित पर्वत कब बनता है, जब कितनी बार यूपीएससी से लेकर के एमपीपीएससी में आप देख लेना, कितनी बार ये सवाल पूछा है कि हिमालय निम्न में किस प्रकार का पर्वत है, किस प्रकार का पर्वत होगा, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। तो आप एक हिट डालो वलित पर्वत, एक हिट डालो आप वलित पर्वत।
लिखिए आप, इन पर्वतों का निर्माण, इन पर्वतों का निर्माण कौन से बल के द्वारा होता है? संपीडनात्मक। इन पर्वतों का निर्माण संपीडनात्मक बल, संपीडनात्मक बल, देखो आप ब्रैकेट में आप ऐसे बना लो आप, ताकि ध्यान रहे कि संपीडनात्मक बल क्या होता है। इन पर्वतों का निर्माण संपीडनात्मक बल के द्वारा होता है, संपीडनात्मक बल के द्वारा होता है, बल के द्वारा होता है। इन बलों के द्वारा, इन बलों के द्वारा सतह में ऊंचे ऊंचे और विस्तृत, ऊंचे ऊंचे और विस्तृत मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। हाँ, परिणाम स्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचे, पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचे और विस्तृत, और विस्तृत पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं, वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे हिमालय, इंडीज, इंडीज किस कहां पे है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण दक्षिण अमेरिका। एक पर्वत है रॉकीज, ये कहां पे है? उत्तरी अमेरिका। वेरी गुड, उत्तरी एक है आल्प्स, कहां पे है ये? यूरोप में, बिल्कुल। एक है एटलस, कहां पे है ये? बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका। वेरी गुड, अच्छी जानकारी है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया करोगे आप। एटलस, ये लोकेशन भी लिखा हुआ है। एटलस आदि वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं, वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। इन पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया, इन पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। इसलिए इन्हें नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, न्यूली फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, न्यूली फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर प्राचीन वलित पर्वत भी है, और हिमालय उससे अलग कैसे है? हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये बताइए सबको क्लियर है पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत इनमें क्या है, क्लियर है? एक ही जवाब, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत।
नाम सुना है सब लोगों ने, ब्लॉक पर्वत? ब्लॉक पर्वत कितने लोग बच्चों ने नाम सुना है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है? एक मिनट, आप कर सकते हो? कोई बात नहीं, गलत ही करो आप। आप बताओ ब्लॉक पर्वत के बारे में क्या जानते हो आप? ऐसे ही बोलोगे है? हाँ आप बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास ही कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आधी बात, आधा ही सही बता रहे हो आप लोग। कितना सही बता रहे हो? आधा। हमारी भावनाएं भावनाएं नहीं समझनी है, एग्जैक्ट आपको जानना है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि जितने सवाल पूछ रहे हैं उनमें या तो आप आधा ही सही आंसर कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक टर्म बताओ आप। आपको हमारी भावनाएं नहीं समझनी है, आपको बढ़िया से अपना टॉपिक समझना है। हमारी भावनाएं नहीं समझोगे काम चल जाएगा। आप में से कोई बताएगा ये भ्रंश क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है? उसको घाटी कहते हैं। मेरा क्या पूछना है, भ्रंश क्या है? हाँ, ये तो आपने बताया भ्रंश घाटी, और मेरा क्या पूछना है, भ्रंश क्या है? और कोई बताए? बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ट्रैक। अरे आप ये बताओ, अगर गलत नहीं करते तो आपको यहाँ आने की जरूरत थी? ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं इसलिए ताकि जो गलती है वो ठीक हो जाए। तो कभी बोलने में संकोच ही नहीं करना है। एक सेकंड, आप ये बात समझ रहे हैं ना? जब आप बोल लेते हो ना, और जब आपको बताया जाता तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता, वो हमेशा याद रहता है। आप ये बताइए, बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी गलतियां की, लेकिन कौन सी गलती याद है? जहां पे पापा ने कान के नीचे दिया था, वो आज भी क्या है, याद है। तो इसलिए कभी भी कोई चीज पूछी जाए, चुप नहीं रहना है, आपको क्या करना है, बोल देना है कुछ ना कुछ। जब आपको बताया जाएगा ना तो आपको हमेशा याद रहेगा कि सर ने पूछा था, मैंने इतना गलत तरीके से बताया था, और जबकि सही बात ही है। नहीं बोलोगे कभी लेके नहीं जा पाओगे, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं। हाँ आप बताओ। नहीं, देखो आप, अच्छा आप ये बताओ, एक शब्द आपने सुना होगा फ्रैक्चर, ठीक है ना? और एक आपने सुना होगा क्रैक। इन दोनों में क्या अंतर है? फ्रैक्चर में चीजें पूरी तरह टूट जाती हैं, क्रैक में टूटने की प्रक्रिया है, मतलब अब टूटना शुरू हो गया है, ठीक है ना? देखो आप, न तो फ्रैक्चर भ्रंश है और न क्रैक भ्रंश है। किसको भ्रंश कहते हैं? देखो आप, जैसे मान लीजिए ये दो सतह है, ठीक है ना? ये सतह है, सतह टूट गया, ठीक है? ये क्या हो गया, फ्रैक्चर। और टूटने की प्रक्रिया, हल्का सा दरार पड़ गया, वो क्या हो गया, क्रैक हो गया। ये न भ्रंश है और न ये, या तो दरार, ये तो फ्रैक्चर है या फिर क्रैक है। जब चट्टान टूटकर अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, तब उसको क्या कहते हैं, भ्रंश। अब जैसे देखो आप, टूटी ऐसे, अब क्या है, ये भ्रंश है। टूटी नीचे धस गया, क्या है, भ्रंश है। टूटी ऊपर उठ गया, ये क्या है, भ्रंश है। तो जब चट्टाने कौन से बल के कारण, तनाव वाले, तनाव मूलक बल के द्वारा चट्टान टूटकर जब विभिन्न दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, भ्रंश। आप लोग क्या बता रहे थे, भ्रंश घाटी बता रहे थे। इसी से, इसी भ्रंश की प्रक्रिया से पर्वत भी बनता है और घाटी भी बनती है। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे। तो पहले हम लोग क्या क्लियर कर ले, भ्रंश क्या है। तो एक ही डाल दो आप, भ्रंश। एक ही डाल दो आप, भ्रंश। इसमें लिखिए आप, जब तनाव मूलक बल, जब तनाव मूलक बल के द्वारा, जब तनाव मूलक बल के द्वारा
चट्टानों के खंड टूटकर टूटकर विभिन्न दिशाओं में चट्टानों के खंड टूटकर तनाव मूलक बल के कारण चट्टानों के खंड टूटकर विभिन्न दिशाओं में विस्थापित होते हैं तो उसे भ्रंश कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक चट्टान में मूवमेंट नहीं हुई तो वो क्या होगा, या तो फ्रैक्चर होगा या क्रैक होगा। चट्टान में मूवमेंट हो गई, अब क्या बन गया, भ्रंश बन गया। ठीक है ना। देखो आप, भ्रंश कई प्रकार का होता है। इनमें जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, आगे पीछे हो रही, अगल बगल खिसक रही है, अलग तरह का भ्रंश है। लेकिन इनमें जो चट्टान ऊपर और नीचे खिसकती है, मान लीजिए चट्टान टूट करके नीचे धंस गई, चट्टान टूटकर ऊपर हो गए, इस भ्रंश को बोलते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, किस तरह की गति होती है, लंबवत, या तो चट्टान का खंड नीचे जाएगा या चट्टान का खंड ऊपर आएगा। अब जैसे देखो आप, जैसे मान लीजिए आप ये चट्टान है, ठीक है ना। सामान्य भ्रंश में क्या होता है, या तो चट्टान का खंड ऊपर जाता है या नीचे जाता है। क्लियर है ये। अब मान लो आप कि चट्टान का खंड कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब जो ऊपर गया उसका शीर्ष नुकीला ढाल तीव्र है, तो क्या बन जाएगा, पर्वत। इसी को कहते हैं अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ठीक है। जैसे आप बता रहे कि घाटी बनती है, चट्टान का खंड टूट करके नीचे आ गया तो क्या बन गई, लंबी सी सकरी सी घाटी बन गई। ठीक है। और इस घाटी में जब नदियां बहने लगती हैं तो नदी हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। नर्मदा ताप्ती किस तरह की घाटी है, भ्रंश घाटी है। ठीक है ना। और इनके किनारों पर जो पर्वत बनते हैं, मान लीजिए नीचे हो गई और किनारे की तरफ ढाल तीव्र और शीर्ष नुकीला है, तो क्या बन जाएगा, ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। तो एक घाटी बन गई, दो ब्लॉक पर्वत बन गए। ठीक है। जैसे सतपुड़ा श्रेणी हमारी क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आप समझ पा रहे हैं ना। तो देखो आप, ये कब बनता है, जब कितने सामान्य भ्रंश हो, दो। कितने भ्रंश हो, दो। एक से नहीं बनेगा। कैसे, देखो आप, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए, क्या घाटी बनी, क्या पर्वत बना, नहीं। इसलिए हमें कितना भ्रंश चाहिए, दो। एक इधर हो और एक इधर हो। अब जैसे देखो आप, ये जो हमारी टाइल लगी है, ठीक है ना, ये टाइल लगी है, टाइल का उधर का किनारा और इधर का किनारा, ठीक है ना। तो जब सतह में, ध्यान रखना जो बात मैं बोल रहा हूं, जब सतह में दो समानांतर, क्या होना चाहिए, समानांतर, काफी लंबाई तक, तो टाइल का यहां से लेकर के वहां तक का भाग एक किनारा और टाइल का एक किनारा इधर। जब सतह में काफी लंबाई में दो समानांतर सामान्य भ्रंश इस प्रकार बन जाते हैं कि उनके मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है, तो निर्मित पर्वत को हम क्या कहते हैं, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ठीक है। और नीचे धंस गया तो क्या बनती है, एक घाटी बनती है जिसे बोलते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी। और इसके किनारों पर क्या बन सकता है,
ब्लॉक पर्वत बन सकता है। ठीक है, तो अवरोधी पर्वत के लिए हमारे पास कितने भ्रंश चाहिए? 2 भ्रंश। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। हाँ लिखिए, जब सतह में काफी लंबाई में दो समानांतर काफी लंबाई में दो समानांतर सामान्य भ्रंश जब सतह में काफी लंबाई में दो समानांतर सामान्य भ्रंश का निर्माण इस प्रकार होता है कि उसके मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है, मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार निर्मित पर्वत को ब्लॉक पर्वत अथवा अवरोधी पर्वत कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत में सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये डायग्राम बना लो आप ऐसे। बीच का भाग क्या हो गया? ये पहले सारा भाग क्या है? साथ में था, बीच का भाग क्या ऊपर उठ गया? एक सामान्य भ्रंश और दूसरा सामान्य भ्रंश नहीं, तनाव मूलक भ्रंश के द्वारा। ठीक है, संपीड़न के कारण मोड़ पड़ता है, बलित पर्वत बनता है। तनाव मूलक बल के द्वारा चट्टान क्या टूटती है और अलग अलग दिशाओं में खिसकती है। है? अभी रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बात अधूरी रह गई है। ठीक है, बना लिया आपने? एक इसमें पॉइंट डाल के लिखा, लिखिए ब्लॉक पर्वत को, एक पॉइंट डाल के लिखा, ब्लॉक पर्वत को होर्स्ट
ब्लॉक पर्वत को होर्स्ट होर्स्ट भी कहते हैं। होर्स्ट भी कहते हैं। इन पर्वतों का निर्माण भ्रंश के द्वारा होता है। भ्रंश के द्वारा होता है, इसलिए इसे भ्रंशोत्थ पर्वत, इसलिए इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा आप ये बताओ, इसी सामान्य भ्रंश से क्या बनती है? घाटी भी बनती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी, तो एक ही डालो आप, भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी। भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी। बस लाइन वही रहेगी, बीच के भाग को ऊपर उठाने के बजाय क्या करेंगे, नीचे धंसा देंगे। अर्थात जब सतह में काफी लंबाई, पहले सुनो आप समझ लो, जब सतह में काफी लंबाई में दो समानांतर सामान्य भ्रंश का निर्माण इस प्रकार होता है कि उनके मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, तो एक लंबी सकरी घाटी बनती है जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। इनके किनारों पर ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना? लिखिए, जब सतह में काफी लंबाई में दो समानांतर सामान्य भ्रंश का निर्माण इस प्रकार होता है कि उनके मध्य का भाग नीचे धंस जाता है, परिणाम स्वरूप नीचे धंस जाता है, परिणाम स्वरूप लंबी सकरी घाटी का निर्माण होता है। लंबी सकरी घाटी का, सकरी मतलब जिसकी चौड़ाई कम होती है, लंबी सकरी, नैरो, लंबी सकरी घाटी का निर्माण होता है जिसे भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट घाटी कहते हैं। इनके किनारों पर ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो सकता है। जैसे भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी घाटी रिफ्ट घाटी का
रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एक ये अब ये बना लो आप, इसमें बीच का भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया, ये डायग्राम बना लो आप। एक ना एक पॉइंट डाल के लिखो आप, देखिए रिफ्ट घाटी को रिफ्ट घाटी को ग्राबेन, रिफ्ट घाटी को ग्राबेन भी कहते हैं, रिफ्ट घाटी को ग्राबेन, ग्राबेन भी कहते हैं। ग्राबेन भी कहते हैं। एक इसमें एक और पॉइंट डाल के लिखिए आप, देखिए आप यूरोप की राइन नदी, यूरोप की राइन नदी, एक पॉइंट डाल के लिखा, यूरोप की राइन नदी रिफ्ट घाटी का, रिफ्ट घाटी का अच्छा उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का अच्छा उदाहरण है। इसके एक किनारे पर, इसके एक किनारे पर वास्जेस पर्वत, वास्जेस पर्वत, ये पर्वत कहां पे है, फ्रांस में। इसके एक किनारे पर वास्जेस पर्वत, वास्जेस पर्वत कहां पे, ये फ्रांस, वास्जेस पर्वत, तथा दूसरे किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये पर्वत कहां पे है, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। ये पर्वत किसका एग्जाम्पल होगा, ब्लैक, एक तरफ क्या है वास्टेस और दूसरी तरफ क्या है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, पर अवस्थित है, जो ब्लैक पर्वत का, जो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, जो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। देखो आप राइन नदी के बारे में एक दो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो एक पॉइंट डाल के लिख लो आप इसे। देखिए राइन नदी, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है, राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है। अत्यधिक कोयला, अत्यधिक कोयला परिवहन के कारण, अत्यधिक कोयला परिवहन के कारण इसे कोयला नदी, कोल रिवर, इसे कोयला नदी या कोल रिवर भी कहते हैं। कोयला नदी इंग्लिश में लिखना कोल रिवर, कोल रिवर भी कहते हैं।
क्लियर हो रहा है कि ब्लॉक पर्वत क्या है, भ्रंश क्या है, बलित पर्वत क्या है, पर्वत क्या है, ठीक है ना। एक ही जवाब, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, देखो आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ज्वालामुखी शंकु, पढ़ते हैं ना। शंकु जैसी संरचना कैसी होती है, यही यही संरचना कैसी है, शंकु जैसी है। तो देखो आप, क्या होता है कि जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो ज्वालामुखी मुख के चारों ओर, ठीक है ना, कहाँ पे, ज्वालामुखी मुख के चारों, जैसे मान ली ये ज्वालामुखी का मुख है, इसके चारों ओर क्या होता है, गर्म और विखंडित पदार्थ, लावा विखंडित पदार्थों का जमाव होता रहता है, और ये काफी ऊंचाई तक हो जाता है, तो क्या बन जाता है, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु बन गया, और बहुत ऊंचा ज्वालामुखी शंकु है, तो शीर्ष क्या हो गया, नुकीला, और ढाल क्या हो गया, तीव्र। तो ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी शंकु को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। इसमें लिखो आप, देखिए, जब ज्वालामुखी मुख के चारों ओर, जब ज्वालामुखी ज्वालामुखी मुख के चारों ओर, मुख, ज्वालामुखी मुख, ज्वालामुखी मुख, जहां पे लावा गर्म पदार्थ निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, मुख। ये क्या है, ज्वालामुखी का मुख है। ज्वालामुखी मुख के चारों ओर लावा और विखंडित पदार्थों का, विखंडित पदार्थों का जमाव होता है, जमाव होता है। तो शंकु जैसी, शंकु जैसी, शंकु जैसी संरचना निर्मित होती है, शंकु जैसी संरचना निर्मित होती है। हाँ, शंकु, जिन्हें ज्वालामुखी शंकु, जिन्हें ज्वालामुखी शंकु, वोल्केनिक कोन, जिन्हें ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी शंकुओं को, ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी शंकुओं को ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे, जैसे चिली, अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना, सीमा पर अवस्थित, चिली अर्जेंटीना सीमा पर अवस्थित ओजोस डेल सलाडो, सीमा पर अवस्थित ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलीमंजारो,
माउंट किलिमंजारो, ये कहां पे है? तंजानिया। तंजानिया कहां पे? अफ्रीका में, तंजानिया। माउंट फ्यूजियामा, ये कहां पे है? जापान। माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा, ज्वालामुखी पर्वत के, ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण है। अब हम लोग क्या है, भूगोल पढ़ने के लिए तैयार हैं। बस 2 मिनट का, 2 मिनट का एक टॉपिक है, कौन सा? अवशिष्ट पर्वत। तो एक ही डाल दो आप, अवशिष्ट पर्वत, इसको लिखेंगे कल, ठीक है। और कल हम लोग चालू करेंगे अपना भौतिक विभाजन, ठीक है ना। समझ में आ रहा आप लोगों को? अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है बच्चों। अगर समझ लोगे आप, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। इस नॉलेज से आप किसी भी एग्जाम का, ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ोगे, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आराम से। ऐसा ही तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।